2028 में पहले एस्ट्रोनॉट मार्स जा रहे हैं और वो वहाँ पर कॉलोनाइज होंगे। मार्स एक ऐसी जगह जहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, जहाँ पर टेम्परेचर -125 से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड एक दिन में जाता है, जहाँ पर कॉस्मिक रेडिएशन की भरमार है। वहाँ पर आखिरकार किस तरीके से इंसान 2028 तक पहुँचेगा और फिर उसे आबाद कैसे करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसी सवालिया निशान पर आज हम रोशनी डालेंगे और उन टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे जो कि हमें इस काबिल बनाएंगे कि हम 2028 या उसके बाद मार्स पर जा सकें और रह सकें। मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। तसव्वुर कीजिए कि आप एक स्पेस क्राफ्ट में मौजूद हैं जो कि 9 महीनों के बाद मार्स पर पहुंचा है। बड़ी कामयाब लैंडिंग हुई है और इस वक्त ये स्पेस क्राफ्ट मार्स की ज़मीन पर है। आपने दरवाज़ा खोला और बाहर आपको मंजर नज़र आता है ऐसा बंजर, ठंडक, टेम्परेचर कभी बहुत गर्म कभी बहुत सर्द, जहरीली आबो हवा और जानलेवा रेडिएशंस। मार्स पर चैलेंजेस तो बहुत हैं। ना तो वहाँ पर बहते हुए दरिया हैं, ना वहाँ फ्रूट्स हैं, ना ही कोई सब्जी है। ऑक्सीजन के ज़रिए आप अपना मेटाबॉलिज्म चला नहीं सकते। यानी मेटाबॉलिज्म का बताता चलूँ कि वो केमिकल प्रोसेसेस जो हर वक्त हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, जो कि एनर्जी को, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि वो एनर्जी हमारे मसल्स को मिले, हमारे ऑर्गन्स को मिले और वो अपना काम कर सकें। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं हो सकेगा। आपने सोचना है कि अच्छा, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं तो वापस जाता हूँ, मैं ज़मीन पर वापस चला जाता हूँ। लेकिन क्या अब आप ज़मीन पर वापस आ सकेंगे? क्योंकि आपको ज़मीन तक आने के लिए भी फ्यूल चाहिए। क्या आपके पास फ्यूल मौजूद है? वो केरोसिन की शक्ल में, केरोसिन ऑयल की शक्ल में भी हो सकता है, वो मीथेन गैस की शक्ल में भी हो सकता है। क्या आपके पास ऑक्सीडाइज़र मौजूद है जो कि ऑक्सीजन है? ये दोनों चीज़ें तो आपके पास मौजूद नहीं हैं। आपके पास मौजूद है एक टूल किट जिसके ज़रिए आप ये चीज़ बना सकेंगे। मैं आपको लेकर चलता हूँ इलॉन मस्क की तरफ, जो कि सबको मालूम है सीईओ हैं स्पेस एक्स के। 2024 में उन्होंने ऐलान किया कि हम 2028 में मार्स पर जा रहे हैं। और हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने कहा कि 2026 में हम अपना पहला वफ्द वहां पर भेज देंगे जो कि रोबोट्स पर मुश्तमिल होगा। तो 2026 में रोबोट्स से भरा हुआ एक स्पेसशिप मार्स की तरफ जाएगा और 2028 में 12 एस्ट्रोनॉट को मार्स पर भेजा जाएगा। लोगों ने कहा कि ये बहुत जल्द है और लगता नहीं है कि ऐसा हो सके, और वाकई इस पर काफ़ी ज़्यादा साइंसी हलकों में भी शक किया जा रहा है। लेकिन इससे कता नज़र कि ये होता है या नहीं होता, हम ये देख सकते हैं कि इसकी तरफ हमारी जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ है। मैं आपको लेकर चलता हूँ स्पेस एक्स की तरफ, जो कि हर आए रोज़ नया रॉकेट और नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको टेस्ट कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने एक पूरी जनरेशन लॉन्च की है जिसमें ये रीयूजेबल रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट का इजरा किया गया है। आपको ये भी बताता चलूँ कि क्योंकि मार्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना होने के बराबर है और ज़मीन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तकरीबन 0.6% से भी कम, 0.6% प्रेशर है, इसलिए वहाँ हम इस तरीके से रह नहीं सकते जैसे हम ज़मीन पर रहते हैं। हमें वहाँ पर प्रेशर सूट्स पहनने होंगे और इन प्रेशर सूट्स का भी डिज़ाइन स्पेस एक्स ने हमें दे दिया है, क्योंकि इतने कम प्रेशर की वजह से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही इंसान के जिस्म में मौजूद खून और दूसरे मायाजात वो सारे के सारे बॉयल करना शुरू कर देंगे। इसलिए हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर हमेशा हिफाजती सूट में रहना होगा, जिसके डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इन सूटों में एयर की सप्लाई भी होगी, जिस तरह बिल्कुल एस्ट्रोनॉट के सूट होते हैं, स्पेस सूट्स होते हैं, क्योंकि मार्स पर ऑक्सीजन की बहुत शदीद कमी है। वहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 1.3% है पूरी आबो हवा का, जबकि मार्स की आबो हवा कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई है। ज़मीन पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो हमें मार्स पर नहीं मिलेगी, इसलिए मार्स पर हमें मस्नूई तनफ़ुस का, सांस लेने के मुख्तलिफ इक्विपमेंट का भी सहारा लेना पड़ेगा। साथ साथ मैं ये भी बता दूं, क्योंकि मार्स पर टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा वेरिएशन है,
एक ही दिन में टेम्परेचर -125 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मेरे ख्याल में मैंने पहले उल्टा कह दिया था, लेकिन मैं तस्दीक कर लूँ कि -125 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है धूप वाले दिन में। और साथ साथ मार्स पर आपको ना तो कोई वेजिटेबल मिलेगी, पौधे भी नहीं मिलेंगे। धूप की वजह से और खुश्क मौसम की वजह से वहाँ आपको जो चट्टानें हैं वो रेत में बदलती हुई नजर आएंगी, और ये रेत डस्ट हर वक्त हवा में मौजूद होती है, क्योंकि ना तो पानी है और ना ही प्लांटेशन है। इस रेत की एक ख़ास खसूसियत है, वो ये है कि ये रेत, जिसे रेगोलिथ कहा जाता है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। इसका मतलब ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस रेत की, इस डस्ट की सामने आएगा, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकेगा। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वहाँ की तो रेत भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जहरीली है। रोबोट्स 2026 में पहुंच जाएंगे और रोबोट्स वहां पर जाते ही एक ISRO इसरो शुरू कर देंगे, प्लांट बनाना शुरू कर देंगे। इन सिटो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इसका मतलब ये है कि ये प्लांट ऐसे हैं जो जहां पर लगेंगे वहीं से चीज़ें लेंगे और चीज़ें बनाएंगे। मसलन इनका मज़ाह के तौर पर अगर हम लिया जाए तो अमेरिका ने बड़ा अच्छा इस्तेमाल अफ़गानिस्तान में किया, और उन्होंने ऐसे फैक्ट्रियाँ और प्लांट लगाए जो कि वहाँ का तेल निकालते थे और अमेरिका को भेजते रहे। तो रिसोर्सेज वहाँ के यूज़ होते हैं। इन सिटो रिसोर्स यूटिलाइजेशन इसरो, ये ऐसे केमिकल प्लांट्स होते हैं जो कि रिसोर्सेज मार्स से ही लेंगे, और हम जब इंसान वहाँ पर पहुँचेंगे तो उस वक्त तक रोबोट्स काफ़ी चीज़ें बना चुके होंगे, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक उन्होंने खड़े कर दिए होंगे। मैं जब बात करता हूँ मार्स के एनवायरनमेंट की, तो मार्स में 96% CO2 है। इसके अलावा आर्गॉन भी है। तो अगर आपने सांस लेना है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो सिर्फ 1.3% है। आपको कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर करनी पड़ेगी, आपको आर्गॉन भी फिल्टर करनी पड़ेगी। वापस आने के लिए एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक एस्ट्रोनॉट्स को 950 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी ऑक्सीडाइज़र के तौर पर। अगर हम इसरो की बात करते हैं तो वो 5.5 ग्राम ऑक्सीजन हासिल कर सकता है हर 1 क्यूबिक मीटर एरिया जो वो सक करता है। तो 1 क्यूबिक मीटर एरिया जो वो लेता है, उसका जो वॉल्यूम लेता है, उससे वो 5.5 ग्राम ऑक्सीजन बना सकता है। 950 टन के लिए उसे 200 मिलियन क्यूबिक मीटर जो एयर है उसे सक करना पड़ेगा, तभी वो बना सकता है। हमने बिल्कुल इसी किस्म का एक प्रोटोटाइप जो कि CO2 लेके ऑक्सीजन बना सके, परसेवरेंस रोवर में भी नस्ब किया हुआ है, जिसे मॉक्सी कहा जाता है। 2021 में परसेवरेंस रोवर मार्स पर जा चुका है और मॉक्सी काम करता रहा है। मॉक्सी तकरीबन 10 ग्राम ऑक्सीजन पर आवर बनाता है। अगर ये इस रेट से बनाता जाए तो हमें 10,000 साल लगेंगे 950 टन ऑक्सीजन हासिल करने में, जिसके ज़रिए एक एस्ट्रोनॉट वापस आ सके। तो इसलिए हमें बड़े प्लांट्स चाहिए, इन इसरो प्लांट्स चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा कर सकें। उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मार्स पर पानी नहीं, पानी आपको या तो पोल्स पर मिलेगा, वहाँ पर आपको सतह पर भी बर्फ़ नज़र आएगी, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 20 से 30 मिलियन किलोमीटर क्यूब फ्रोज़न जमा हुआ पानी मार्स पर मौजूद है। ज़्यादातर पानी पोल्स पर है, लेकिन मार्स के अंदर भी पानी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। हमने सैटेलाइट से ये इमेजेस लिए और मैपिंग की। जब हमने डिजिटल मैपिंग की तो हमें पता चला कि जहाँ जहाँ हमें बर्फ़ के परमाफ्रॉस्ट नज़र आते हैं, बर्फ़ जमी नज़र आती है, वहाँ पर नीचे बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है। तो पानी को निकालने के लिए तो इतना मसला नहीं है, हम सिंपल पंप्स के ज़रिए ड्रिल कर सकते हैं, पंप लगा सकते हैं और पानी को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम फ्यूल की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें एयर और बर्फ़ को एज अ रिसोर्स लेना पड़ेगा और उसके साथ पानी को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फिर ही हम फ्यूल बना सकते हैं। मैं आपको फ्यूल बनाने का एक सिंपल तरीका यहाँ पर बता रहा हूँ, जिसमें आप एक प्रोसेस देखें, जिसका पहला स्टेप ये है कि एक फ़िल्टर लगाया जाए और जितनी भी गैसेज हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड को फ़िल्टर कर दिया जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड 95% है, फ़िल्टर लगा है, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स गैस के उससे पास कर रहे हैं। लेकिन जो आपको ग्रीन और रेड कलर में जो आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है वो CO2 का है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन रेड एटम्स के से बने हुए मॉलिक्यूल को आपने एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। फिर आपने जो पानी नीचे से निकाला था उसको गर्म करना शुरू कर दिया और उस इलेक्ट्रोलिसिस करना शुरू कर दिया, 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए बीच में। तो जब आपने उससे बिजली उससे गुजारी
तो अब आपके पास जो पानी था उसमें जो ऑक्सीजन है वो एक इलेक्ट्रोड पर जमा होनी शुरू हो गई और दूसरे इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन जमा शुरू हो गई H2O। तो हमारे पास ऑक्सीजन भी आ गई, हाइड्रोजन भी आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास पहले ही फिल्टर में आ चुकी है। मैंने वो हाइड्रोजन यहाँ से ली और कार्बन डाइऑक्साइड जो पहले फिल्टर में थी उनको लिया, इकट्ठा किया और उन्हें हीट करना शुरू कर दिया। जो प्रोसेस इससे होगा जब हम हाइड्रोजन को और हम कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करते हैं तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगा उससे मीथेन प्रोड्यूस होगी, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, और मीथेन फ्यूल है। तो हमारे पास ऑक्सीजन तो पहले ही इलेक्ट्रोलिसिस से आ चुकी है और साथ साथ हम एयर से भी हासिल कर सकते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है। हमारे पास अब मीथेन भी आ चुकी है, हमने बड़े फैक्ट्रियाँ लगानी हैं, बड़े आइसोटोप प्लांट लगाने हैं और दोनों चीज़ें हम तक पहुँच चुकी हैं और बड़े आराम से हम इसे लेकर जा सकते हैं। अगर हम 250 टन ऑफ मीथेन की अगर हमें ज़रूरत है तो हमें 1200 क्यूबिक मीटर आइस इसके लिए दरकार है। जब हम बात करते हैं रेगोलिथ की सॉइल की, तो मार्स की सॉइल में उसकी मिट्टी में भी बहुत ख़जाने छुपे हैं, आयरन है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है। इनको प्रोसेस करके वहीं पर आइसोटोप फैक्ट्रियाँ मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स बना सकती हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के गैजेट्स बना सकते हैं और साथ साथ यही मिट्टी हमें रेडिएशन से भी बचा सकती हैं जो सूरज की तरफ से भी आ रही हैं और जो खला की तरफ से भी कॉस्मिक रेडिएशन आ रही हैं दिन और रात में जो बम्बार्डमेंट कर रही हैं मार्स से, उससे भी हम बच सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि मार्स की क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है, इस वजह से हाई एनर्जी कॉस्मिक रेडिएशन और पार्टिकल्स हर वक्त मार्स पर बम्बार्डमेंट करते हैं। इसमें सूरज से और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन काबिल ज़िक्र हैं। ये रेडिएशन ज़मीन के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं, इसलिए मार्स की सतह पर शुरू में हम नहीं रह सकेंगे। बहुत से ऐसे डिज़ाइन घरों के बनाए जा रहे हैं जो कि मुस्तकबिल में हमें मार्स की सतह पर भी बसने का मौका देंगे, लेकिन फ़िलहाल जो शुरू के एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे वो मार्स की सतह पर नहीं रह सकेंगे क्योंकि उस तरीके के घर बने नहीं हैं। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ज़मीन के नीचे रहना है क्योंकि ये रेगोलिथ इसकी 2 से 3 मीटर की जो लेयर है, ये जो मिट्टी की लेयर है, वो इन रेडिएशन से हमें महफूज रख सकती है। इसलिए वो आइस पॉकेट्स जो कि उसके अंदर थी, ज़मीन के अंदर थी, जिनमें हमने ड्रिल करके पंप लगाकर उनको चूस लिया, अब वहाँ पर खाली जगह बन गई हैं। उन खाली जगहों को हम बसा सकते हैं, वहाँ पर अपने घर बना सकते हैं, वहाँ पर लैब्स बना सकते हैं और वहाँ पर रहायश रख सकते हैं क्योंकि वो अंडरग्राउंड है, इसलिए किसी किस्म की रेडिएशन भी नहीं आएगी। ऑन ग्राउंड भी हम कुछ चीज़ें रख सकते हैं, मार्स की सतह पर भी कुछ चीज़ें रख सकते हैं, मसलन सोलर पैनल रख सकते हैं, रेडियो इक्विपमेंट रख सकते हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ रख सकते हैं, ग्रीन हाउसेस बना सकते हैं और इन्हें ऊपर रखा जा सकता है। लेकिन पावर कंजम्पशन में मार्स पर हमें हमेशा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। एक आम अंदाजे के मुताबिक 5000 से 10,000 किलोवाट आवर एक दिन में पावर चाहिए इस टीम को, जो कि दुगनी है हमारी जो आम घर की ज़रूरत होती है उससे, सालाना जो घर की ज़रूरत है उससे दुगनी है। तो हमारे पास जो एक सिंगल फैमिली रहती है और वो पूरे साल में जो कंजम्पशन करते हैं उससे दुगनी कंजम्पशन हमें वहाँ पे चाहिए। आपका ख्याल होगा कि वहाँ पे हम सोलर पैनल लगा लें, लेकिन मार्स क्योंकि सूरज से बहुत दूर है इसलिए सोलर एनर्जी में उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं है, इफेक्टिविटी नहीं है कि वो सारी की सारी हमारी ज़रूरियात को पूरी कर सके। और फिर साथ साथ मैंने आपको डस्ट का भी बताया था कि इलेक्ट्रिकली चार्ज डस्ट है तो वो भी चीज़ों को बहुत जल्दी ख़राब करते हैं। 75,000 मीटर स्क्वायर सोलर सेल्स अगर वहाँ पर लगेंगे तो वो हमारी इस ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। ये तकरीबन बनता है 10 फुटबॉल ग्राउंड अगर आप इकट्ठे कर लें तो इतने सोलर सेल्स हमें वहाँ पर लगाने पड़ेंगे और इतने सोलर सेल्स हम वहाँ पर लेके कैसे जाएंगे और फिर उनकी बैटरीज कैसे बनेंगी। तो सोलर सिस्टम अभी वाइबल नहीं है। इसका तरीका यह है कि हमें वहाँ पर एक न्यूक्लियर प्लांट लगाना पड़ेगा और नासा न्यूक्लियर प्लांट 1960 से इस्तेमाल करता आया है। उसने टेस्ट किया है, उसने इसको बहुत जगह यूज़ किया है, पोर्टेबल है, मूव किया जा सकता है, इसे किलो पावर कहा जाता है। मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। ये जो न्यूक्लियर प्लांट है ये 10 से 20 अगर वहाँ पर लग जाते हैं तो एक पूरी कॉलोनी को, एक छोटी कॉलोनी को ये पावर दे सकते हैं। इसलिए अब हम इस किस्म के न्यूक्लियर प्लांट्स की तरफ जा रहे हैं। इलॉन मस्क का कहना है कि 2028 में हमने मार्स पर पहुंचना है, 12 एस्ट्रोनॉट्स ने पहुंचना है और 2050 का मंसूबा यह है कि 50,000 लोग मार्स पर रह रहे होंगे। ये बहुत ही एम्बिशियस एक मंसूबा है, लेकिन जिस तरीके से हम तरक्की कर रहे हैं और जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब चीज़ें डिज़ाइन कर रही हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें मदद कर रही है,
तो हो सकता है कि ये मुमकिन भी हो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।